हो गया। चलिए, कल की क्लास में जो आपने देखा था उसी के आगे कथन निष्कर्ष। इसमें क्वेश्चन है, सभी शेर भालू हैं, सभी भालू हाथी हैं। तो इसमें अब आपको निष्कर्ष बनाने हैं। इसमें निष्कर्ष बनाए, सभी शेर भालू हैं और सभी भालू हाथी हैं। सभी शेर भालू हैं, ये हो गया, और सभी भालू जो हैं हाथी हैं। तो इसमें कल हमने बताया था क्या निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे सभी शेर भालू हैं, सभी भालू हाथी है, तो पहला निष्कर्ष क्या बनाएंगे, कुछ हाथी भालू हैं, कुछ हाथी भालू हैं, कुछ भालू शेर हैं, और कुछ हाथी शेर हैं। और एक और बनेगा, कौन सा, जैसे सभी शेर भालू हैं तो सभी शेर क्या है, हाथी हैं, तो सभी शेर हाथी हैं। इस तरह से ये निष्कर्ष बनेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, वहां से कितना बताया इस तरह बनेगा। चलिए, तो टाइप फर्स्ट था ये निष्कर्ष में कि सभी शेर भालू हैं, सभी भालू हाथी हैं। तो आपने इसका वेन डायग्राम बनाया, सभी शेर भालू हैं, सभी भालू जो हैं वो हाथी हैं। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा तो कुछ हाथी जो हैं भालू हैं और कुछ हाथी जो हैं वो शेर हैं। यानी बड़े वृत्त का कुछ भाग छोटे में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा वृत्त है वो पूरा इसमें आ जाए, यानी कि कुछ, तो बड़े का कुछ भाग लेते हैं, और जो छोटा होता है वो बड़े में पूरा होता है, यानी कि सभी। जैसे ये छोटा है तो ये सभी शेर भालू हैं और सभी शेर हाथी। उनके लीजिए फिर अगला। तो ये टाइप फर्स्ट था, कल यहाँ तक हो गया था। अगला टाइप टू, कथन है, कुछ आलू लौकी हैं, कुछ आलू लौकी हैं, और दूसरा है स्टेटमेंट इसी में, कुछ लौकी प्याज है, कुछ लौकी प्याज है। अब इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है। चलिए निकालिए। तो अपन ने कथन दिया कि कुछ आलू लौकी है, कुछ लौकी प्याज। पहले इसका डायग्राम बनाइए, वैन आ रहे, देखो कुछ आलू ये हो गए, और कुछ आलू जो है ये हो गई लौकी, और कुछ लौकी जो हो गई प्याज। इस तरीके से ये वैन आरेख बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बदलेगी, जब दो डायग्राम बनेंगे तो वहां पे संभावना आ जाएगी। तो जैसे यहां से हम निष्कर्ष निकालें पहले, तो कुछ लौकी जो है, कुछ लौकी आलू है, ठीक है, और कुछ प्याज जो है, कुछ प्याज लौकी है, जैसे कुछ आलू लौकी है तो कुछ लौकी आलू है, फिर कुछ लौकी प्याज है, यानी कि कुछ प्याज लौकी है। तो दो यहाँ पे जो बनेंगे वो सही वाले बन जाएंगे। अब इसमें जो संभावना आएगी वो देखो किस में बनेगी, आलू और प्याज में। इस तरीके से कुछ आलू लौकी है ये हो गई, और कुछ लौकी प्याज इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो संभावना बनेगी वो किसमें बनेगी, आलू और
प्याज है। इसका मतलब हुआ कुछ आलू प्याज हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ प्याज आलू हो सकते हैं। तो ये या में आ जाएंगे ये दोनों, कुछ आलू प्याज हो सकते हैं या कुछ प्याज आलू हो सकते हैं। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ आलू प्याज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे ये संभावना रहेगी। तो जो संभावना पूछेगा तो आप ये डायग्राम ले लेंगे, और अगर वो केवल इतनी बात करे सही गलत की तो फिर आप इसे ले लेंगे। तो ये दोनों सही में आ जाएंगे और ये संभावना आ जाएगी। तो इस तरह से दो डायग्राम बनेंगे। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ले लें इसमें। जब इसी टाइप में एक और देगा, कथन है कुछ मोती रत्न है, कुछ मोती रत्न है और कुछ रत्न आभूषण है। अब इसमें निष्कर्ष बनाओ, सेम वही क्वेश्चन है। कुछ मोती रत्न है, हो गया मोती, ये रत्न, और कुछ रत्न ये हो गए आभूषण। हाँ, अब निष्कर्ष निकालो, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुछ रत्न जो है वो मोती है, कुछ रत्न मोती है, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा निष्कर्ष, कुछ आभूषण रत्न है, कुछ आभूषण रत्न है। अब क्या बनाओगे संभावना के लिए, ये मोती रत्न और ये आभूषण। संभावना किसमें बनेगी, कुछ मोती आभूषण हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। या किसी चीज को, इसी लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ मोती आभूषण है या कुछ आभूषण मोती है, कुछ आभूषण मोती, इस तरह से, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये सही गलत के लिए एक डायग्राम रहेगा और संभावना के लिए दूसरा डायग्राम रहेगा। तो संभावना किसमें बन रही, मोती और आभूषण। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। कथन है सभी दरवाजे खिड़की हैं। फिर है सभी मेज खिड़की हैं, ठीक है। ये इस तरह से दिया है। अब आपको निष्कर्ष निकालना। चलिए लगाओ, डायग्राम बनाओ इसका और फिर हल करो। सभी दरवाजे खिड़की हैं, सभी मेज खिड़की हैं। देखो, सभी दरवाजे खिड़की हैं, ये हो गए दरवाजे, सभी दरवाजे ये हो गई खिड़की, और सभी मेज ये हो गई खिड़की, ठीक है। सभी दरवाजे खिड़की, सभी मेज खिड़की। अब एक डायग्राम तो ये बन रहा है,
अब इसमें निष्कर्ष कौन से निकलेंगे बोलो जरा। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? हाँ, कुछ खिड़की दरवाजे हैं, एक तो ये बन रहा। दूसरा, कुछ खिड़की क्या है? मेज है। कुछ खिड़की मेज है, ठीक है, एक तो ये बन गया। ये दोनों कैसे हैं? सही है। अब संभावना किसमें बनेगी? मेज और दरवाजे में। तो किसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी दरवाजे खिड़की हैं, सभी मेज खिड़की हैं। तो ये जो दरवाजे और मेज हैं, इसमें संभावना आ गई कि कुछ दरवाजे मेज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये संभावना आ जाएगी इसमें। तो कुछ दरवाजे मेज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये संभावना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को आप दो सेंटेंस के रूप में इस तरह से लिखेंगे कि कुछ दरवाजे मेज हैं या कुछ मेज दरवाजे, ठीक है। तो उसी एक सेंटेंस को अगर आप दो तरह से लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ दरवाजे मेज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या फिर उसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ दरवाजे मेज हैं या कुछ मेज दरवाजे। तो संभावना तो इसी में रहेगी ना, मेज और दरवाजे में। और यहाँ से जो सही वाले सेंटेंस आप बनाओगे वो ये बनेगा कि कुछ खिड़की कौन है? दरवाजे, या कुछ खिड़की मेज। नोट कर लीजिए। हो गया? अभी आज ये कंप्लीट करना है टॉपिक पूरा आज, क्योंकि लास्ट क्लास है हमारी, फिर अगले हफ्ते रहेगी क्लास, तो आज इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, कथन है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। फिर है कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष दिया जा रहा। निष्कर्ष चलो बनाओ जल्दी से। इसमें देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। पहले तो आप जो भी स्टेटमेंट दिया जाता उसका बाद डायग्राम बनाओ और फिर निष्कर्ष। दिख रहा? आगे आ जाओ। चलो कोशिश करो। देखो, सभी डॉक्टर इंजीनियर, ये हैं सभी डॉक्टर, और सभी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर है। कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जामों में। केवल इसका ये जो शब्द है ये चेंज होगा। जैसे सभी डॉक्टर इंजीनियर है तो ये शब्द चेंज हो जाएंगे, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही रहेगा। चलो इसके इसमें एक ही डायग्राम बन रहा है कि और भी बन रहा है? चेक करो जरा, एक ही बन रहा है। सभी डॉक्टर जो हैं वो इंजीनियर हैं और कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। तो पहला निष्कर्ष निकालो, क्या बनेगा? हाँ, पहला बनेगा कि कुछ इंजीनियर क्या है? डॉक्टर है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। जैसे कोई भी डॉक्टर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है, इसका मतलब कोई भी डॉक्टर
वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। जैसे उसने कहा कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है, इसका मतलब कोई भी वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है और कोई भी वैज्ञानिक डॉक्टर भी नहीं है, तो ये भी बनेगा कोई भी वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है। एक और बनेगा कोई भी वैज्ञानिक क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो ये इसमें ये 4 निष्कर्ष निकलेंगे जो सही है, बाकी इनके अलावा अगर आप बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी डॉक्टर इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। तो आपने क्या किया, कोई भी इंजीनियर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, ये तो बने गए कुछ इंजीनियर, और कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है, इसका मतलब कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। फिर ऐसे नीचे से भी पढ़ेंगे, कोई भी वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है। इनके अलावा अगर आप निष्कर्ष बनाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चैप्टर ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज बने रहते हैं, क्योंकि वो इनके नियमों पे जाते हैं। आप नियमों पे ना जाके केवल डायग्राम को समझो, जो इसका वैन आरेख है, इस डायग्राम को जब आप समझ लेंगे तो आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो डायग्राम से सीख रहे हैं, कोई चीज़ उसमें याद करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए अगला है कथन, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। फिर है कोई भी बस ट्रेन नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको निष्कर्ष बनाना है। अब क्वेश्चन को आप इस तरह से भी देख सकते कि वो आपको निष्कर्ष देगा और आपसे कहेगा इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो मान लो हम आपको निष्कर्ष दे रहे हैं, अब आप इनमें से बताना। ठीक है, तो हमने आपको निष्कर्ष दिया कि कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। और दूसरा है कोई भी ट्रेन कार नहीं है। ये हमने 2 निष्कर्ष दिए। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। कोई भी कार बस नहीं है, पहले तो आप डायग्राम बनाओ। कोई भी कार बस नहीं है और कोई भी बस ट्रेन नहीं है। ये बनेगा इस तरह से डायग्राम। अब जैसे कोई भी कार बस नहीं है और कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पे आप कार और ट्रेन में कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते। कार और ट्रेन में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमें कार और बस के बीच में मालूम है और बस और ट्रेन के, तो कार और ट्रेन के तो निष्कर्ष नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो सही है कि गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में निष्कर्ष नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो हमें जानकारी किस चीज की मिल रही? कार और बस की, बस और ट्रेन की। तो कार और ट्रेन की तो जानकारी मिली नहीं, इसका मतलब इनके निष्कर्ष नहीं बनेंगे। निष्कर्ष ऐसे बन सकता, कोई कार बस नहीं है, इसका मतलब कोई बस कार नहीं है, ये कह सकते हैं आप। जैसे कोई बस ट्रेन नहीं है तो कोई ट्रेन बस नहीं। बस इनके अलावा निष्कर्ष इसमें
नहीं बनेगी। और अगर वो इस तरह से निष्कर्ष बनाएगा तो ये गलत है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा। तो अब हम आपको इसी तरह से देंगे, पहले कथन देंगे फिर निष्कर्ष लिख देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चेक करना है कि कौन से गलत है और कौन से सही है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, कथन है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है। ठीक है, ये अभी किया था हम लोगों ने। अब इसमें हम निष्कर्ष दे रहे हैं और आपको बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। पहला है कुछ पेन रबर है, दूसरा है कुछ रबर पेन है। चलो बताओ आंसर क्या टिक करोगे। ऑप्शन में जैसे मैंने आपसे बोला, पहला सही है कि गलत है, दूसरा सही है कि गलत है, यानी कि सही गलत। अगर हम इसमें आपसे कहें पहला या दूसरा या फिर दोनों गलत हैं इस तरह से, तो क्या निशान लगेगा इसमें? कैसा? दोनों गलत है। और अगर हम कहें संभावना देखो, उसमें संभावना आ रही होगी, देखो कैसे। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है। ये अभी बताया था हमने, संभावना किस में आएगी? रबर और पेन में। इस तरीके से एक डायग्राम और बनेगा। ये पेन, ये पेंसिल और ये रबर। तो कुछ रबर पेन हो सकते हैं और कुछ पेन रबर हो सकते हैं। इसका मतलब इनमें क्या रहेगी? संभावना। अगर ये आंसर इस तरह से कह रहा पहला या दूसरा, तो ये सही है। ठीक है, समझना ध्यान से क्या बोल रहा है, पहला या दूसरा तो सही है इस तरह से। और अगर वो या में नहीं दे रहा तो आप पहला और दूसरा क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है, अगर वो केवल सही गलत में पूछे तो दोनों कैसे हैं? गलत है। या लिख रहा तो मतलब संभावना बन रही। हाँ, संभावना बन रही तो ये सही है ऐसे। और अगर या नहीं लिख रहा तो फिर गलत है। ठीक है, दिख रहा भाई कहां से आपको? ऐसा समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, कथन है सभी शोधकर्ता मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा है कुछ मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष है। पहला, इसमें आपको बताना है कौन से सही है और गलत है। पहला है सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं। ठीक है, दूसरा है कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं। तीसरा है कुछ वैज्ञानिक
कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, और चौथा है कुछ मनोवैज्ञानिक शोध करता है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। चलिए कोशिश करो जल्दी से। क्या है? पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। सभी शोधकर्ता, देखो ये हो गया शोधकर्ता, सभी शोधकर्ता, ये हो गए मनोवैज्ञानिक, और कुछ मनोवैज्ञानिक, ये हो गए वैज्ञानिक। इसमें दो डायग्राम बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा और एक ये बन जाएगा इस तरीके से। ये हो गया शोधकर्ता और ये मनोवैज्ञानिक और ये वैज्ञानिक। हाँ, अब इसमें देखो सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, तो सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, ये तो गलत हो रहा। ये छोटा वाला क्या पूरा इसके अंदर है? नहीं है। फिर कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, कुछ शोधकर्ता, देखो ये यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे देखो ये तो संभावना है, शोधकर्ता और किसमें वैज्ञानिक है, तो ये तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, ये तो सही है। और कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो शोधकर्ता, यानी कि नीचे के दोनों सही है और ऊपर के दोनों गलत है। यानी कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, ये तो सही है। कुछ वैज्ञानिक देखो ये मनोवैज्ञानिक, ये कुछ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, और कुछ मनोवैज्ञानिक शोध करता है, कुछ मनोवैज्ञानिक शोध करता है। तो बड़े वृत्त का कुछ भाग छोटे में होता है, तो आप यहाँ से देखो। अभी इसमें फिर वक्तव्य वाले भी क्वेश्चन दे रहे हैं। वक्तव्य यानी कि लंबे वाले स्टेटमेंट, यानी जो कथन है ये भी छोटे हैं, फिर ये लंबे कथन आएंगे तो अपन वक्तव्य बोलेंगे। तो आजकल वो ज्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कथन है सभी पेंसिलें पेन है, सभी पेंसिलें पेन है, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष है पहला। अब निष्कर्ष हम आपको दे रहे हैं, इसमें सही गलत बताना है। कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है कुछ पेन पेंसिलें हैं। चलो इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। हाँ, सभी पेंसिलें पेन है, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष है कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं है और कुछ पेन पेंसिल है। हाँ जैसा क्या हुआ बताओ। कुछ पेन पेंसिल है, इनमें से बताओ कौन सी सही है जो दिए हैं सामने। देखो सभी पेंसिलें पेन है, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है, यह भी किया था क्वेश्चन। कोई भी पेन पुस्तक नहीं है, यह भी किया था बराबर।
क्या बनता? देखो कुछ पेन पेंसिल है, यहाँ पे कह रहा है कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं है। देखो कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं है, यानी पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है पेंसिल है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों इसमें सही है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इसी तरह से आएगा, वो निष्कर्ष लिखेगा, आपको पहचानना है कौन से सही है कौन से गलत है। अगला लिखो। अगला क्वेश्चन है करता है कुछ चाक पेन है, कुछ चाक पेन है, कुछ पेन पेंसिल है। अब इसमें निष्कर्ष आपको दे रहे हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ चाक पेंसिल है। दूसरा है कुछ पेंसिल चाक है। चलो बताओ, इसमें हमें ये बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। केवल सही गलत बताओ इसमें। ये सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों गलत हैं कि दोनों सही है। इस तरह से ये सही और गलत में पूछा जा रहा है। हाँ जी, देखो कुछ चाक पेन है, ठीक है, कुछ पेन पेंसिल है, ये कर चुके थे। तो संभावना किसमें बन गई? चाक और पेंसिल में। तो कुछ चाक पेंसिल है या कुछ पेंसिल चौक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर? पहला या दूसरा संभावना आएगी। इसमें क्या लिखेंगे? पहला या दूसरा। और अगर वो संभावना ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या कर दोगे? दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कथन है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सभी बकरियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते तोते हैं। फिर इसमें वक्तव्य वाले देंगे। ये एक और क्वेश्चन कर लो तो वक्तव्य पे आ रहे हैं, लंबे स्टेटमेंट आएंगे। फिर पहला है सभी बकरियां तोते हैं। दूसरा है कुछ तोते कुत्ते हैं। चलो बना जल्दी से। सभी बकरियां कुत्ते हैं। देखो ये हो गई सभी बकरियां ये हो गए कुत्ते, कुछ कुत्ते ये हो गए तोते। संभावना जो बनेगी वो किसमें बनेगी? बकरियां और तोते में बनेगी संभावना। बोलो बड़ा आंसर। पहला सही की गलत? सभी बकरियां तोते हैं, गलत हो ना?
दूसरा कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ तोते कुत्ते हैं, दूसरा सही। बोलो समझ में आया? ये थे कथन निष्कर्ष में छोटे वाले क्वेश्चन। अब कथन को अगर हम बड़ा कर दें तो वो बन जाएगा वक्तव्य, यानी कही गई बात, और फिर आपको उसमें सोचना है कौन से सही है और गलत है। चलिए अब अपन आते हैं इसी के वक्तव्य में, यानी स्टेटमेंट, इसी को कथन भी बोलते हैं और वक्तव्य, यानी कि ये जो कथन है ये बड़े हो गए। अब चलो पहला क्वेश्चन लिखो। अब इसमें थोड़ी भाषा आएगी। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। ठीक है, अब ये आपको वक्तव्य दिया गया, इसके आधार पर अब आप निर्णय लेंगे, यानी कि निष्कर्ष बताएंगे। तो इसमें अब हम आपको निष्कर्ष दे रहे हैं, फिर इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला है सभी मंत्री धनी हैं। सभी मंत्री धनी हैं। सभी मंत्री धनी हैं। और दूसरा है मंत्रियों के पास कार है। मंत्रियों के पास कार है। ये कथन है कि मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। फिर है सभी मंत्री धनी हैं। इसमें आपको ये बताना है कौन से सही है कौन से गलत है, पहला सही है कि दूसरा गलत है कि पहला गलत है, इस तरह से, यानी सही गलत बताना है केवल। अब इसमें केवल सही गलत की बात होगी। पहला, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वो अपनी कार से आ रहा है, इसका मतलब वो बड़ा आदमी है, धनी है। कार है इसका मतलब धनी नहीं। सभी मंत्री धनी हैं, इसमें कह रहा है कि मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जिसके पास कार है तो वो बड़ा आदमी है। हो सकता है कार तो EMI पे चल रही और तेल उसमें भरा नहीं जा रहा, कड़ी है, हाँ, तो ये तो गलत है। ठीक, फिर मंत्रियों के पास कार है क्योंकि वो कह रहा अपनी, इसका मतलब दूसरा सही है कि मंत्रियों के पास कार है। नोट कर लो। तो इसमें ये जो वक्तव्य है उसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। वक्तव्य में क्या होता, ये जो अर्थ है तो इस कथन में छिपा होता। जैसे यहाँ पे अपनी कार यानी उसके पास कार है, तो इसमें ये अर्थ छुपा था, अपनी कार में आए। जैसे हम कहें यार हम अपनी गाड़ी से आए, इसका ना हमारे पास गाड़ी है, तो ये अपनी कार इसमें अर्थ छुपा था कि मंत्रियों के पास कार। तो ये दूसरा वाला सही है और पहला गलत है। तो इसे बोलेंगे वक्तव्य। इनमें से आपको देखना है कौन से सही है और गलत। अगला क्वेश्चन देखो इसी में इसी तरह से। जब अगला है कथन है जब वर्षा होती है, वर्षा बारिश मतलब, जब वर्षा होती है तो X बाहर नहीं जाता। जब वर्षा होती है तो X बाहर नहीं जाता, X बाहर गया है, X बाहर गया, ये आपको वक्तव्य बताएगा। अब इसके आधार पे बताना है, तो इसके आधार पे बताना है तो आपको पहला निष्कर्ष दिया जा रहा है वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है।
ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष है एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। हाँ भाई, जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है, इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है। ये तो क्लियर हो गया, पहला सही है। अब एक्स बाहर गया है, एक्स बाहर गया है, इसका मतलब क्या है? बाहर गया है तो काम ही होगा कुछ, घूमने भी जा सकता। एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य है। अब यहाँ पे हमें काम के बारे में तो पता नहीं रहा कि वो घूमने गया कि काम से गया। बारिश रुक गई तो उसे लगा अच्छा मौसम है चलो घूमने, है कि नहीं? तो यहाँ पे काम आवश्यक कार्य निपटाना है, तो यहाँ पे काम के बारे में तो बताया नहीं है। तो देखो जो कथन दिए जाते, अगर कथन में कोई बात नहीं है और वो निष्कर्ष बना रहा तो फिर वो गलत हो जाएगा। यानी जो कथन में है उसके आधार पे ही निष्कर्ष बनाना है हमें को। इसका मतलब दूसरा वाला कैसा है? गलत है। ठीक है, नोट कर लो। अगला दे रहे थे, अगला देखो कई बार एग्जामों में आ चुका। अगला कथन भाग्य भाग्य बहादुरों का साथ देता है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो आपको कथन दिया गया भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष बनाने हैं। तो इसमें निष्कर्ष आपको पहला दिया हमने, खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक हैं। खतरा उठाने वाले लोगों की, खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक हैं। ठीक है, एक तो ये दिया खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक है, और एक है कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। इनमें से हमें बताना है। तो भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये हमें कथन दिया गया। अब इसके आधार पर देखना है, निष्कर्ष है कि खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक है और कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। पहला वाला बताओ जरा, खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक हैं, सही की गलत? पहला वाला देखो, यहाँ पे बहादुरों का क्या मतलब है? बहादुरों का, जैसे बहादुर का मतलब है, जैसे मान लो सामने कहीं पे आग लग गई घर के सामने किसी के, और आप कूद के तुरंत आग में बचाने निकल पड़े, तो बचा के लोगों को बाहर भी आ गए। तो अब क्या कहेंगे लोग? यार बड़े बहादुर, क्या कहेंगे? बड़े बहादुर। तो बहादुर का मतलब क्या हुआ? जो खतरा उठा रहे। तो खतरा उठाने वाले लोगों के सफलता के अवसर अधिक हैं, यानी भाग साथ दे रहा। मान लीजिए अभी आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया, 2 महीने बाद लेखपाल आ गई, फिर 2 महीने बाद फिर से रेलवे का दे रहे, तो भाग आपका साथ दे रहा क्योंकि अवसर आपको अधिक मिल रहे हैं। यानी खतरा उठाने वाले लोगों के सफलता के अवसर अधिक हैं, इसका मतलब भाग्य आपका साथ दे रहा, अवसर ज्यादा मिल रहा है, यानी भाग्य साथ दे रहा है। और भाग किसका साथ देता है? बहादुर। और बहादुर का मतलब
खतरा उठा रहे हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कायर के बारे में थोड़ी ना बता रहे हैं हम, कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। अब यहाँ पे कायर की बात थोड़ी ना हो रही, बात केवल किसकी हो रही, बहादुर। तो कथन में जिसके बारे में बताएगा उसी के तो निष्कर्ष बनाएंगे। अब कायर की बात हो ही नहीं रही, तो कायर के निष्कर्ष कैसे बना देंगे? तो ये दूसरा गलत है, नोट कर लो। फिर अगला दे रहे हैं। तो ये जो वक्तव्य होते हैं ये आपको यूपीएसआई में भी मिल जाएंगे। यूपीएससी में पिछली बार इनके 3 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष से, ये सब एक नंबर के क्वेश्चन। पेपर के हिसाब से किसी में 2 नंबर के, 2.5 नंबर के, 1 नंबर के, तो जैसे पेपर का पैटर्न रहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। कथन है यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं, सुचित्रित का मतलब अच्छे, यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ, सुचित्रित कलाकार है तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक काम है, दावे के साथ एक काम यानी कार्य। तो ये कथन आपको दिया गया कि यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक काम है। अब इसके आधार पे अपन को निष्कर्ष देखना है, ठीक है। निष्कर्ष हम आपको पहला दे रहे हैं, आप सुचित्रित कलाकार हैं, आप सुचित्रित कलाकार हैं, आप सुचित्रित कलाकार हैं। फिर दूसरा है, हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता 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 है। दूसरा सही है, पहला हाँ भाई, पहला देखें कथन में उसने बोला है यदि आप, निश्चित नहीं है, उसमें क्या कहा उसने, यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक काम है। अब इसमें कह रहा कि आप सुचित्रित कलाकार हैं, तो यहाँ तो ये बात निश्चित कर रहा है ना, निश्चित जबकि है नहीं, यहाँ तो यदि की कंडीशन है, यानी पहला वाला गलत है। दूसरा, हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक काम है, यानी दावे के साथ एक काम है, इसका मतलब हमें जरूरत है, तभी हम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं यार, हम काम दे रहे हैं आपको, बस आप एक अच्छे कलाकार होना चाहिए। इसका मतलब हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है। तो जो दूसरा है वो कैसा है, सही है, क्योंकि वो कह रहा हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक काम है, यानी कि अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो हम आपको काम देंगे, इसका मतलब हमें जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला देखो, ये भी आ चुका क्वेश्चन। कथन है सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, सभी अमेरिकन अंग्रेजी
बोलने वाले हैं। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। ठीक है, ये इसमें कथन दिया गया। अब इसके आधार पे अपन को निष्कर्ष बनाने हैं। तो पहला निष्कर्ष है कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। और दूसरा है कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। अब इसने निष्कर्ष दिए कि कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कौन से सही है, कि पहला सही है कि दूसरा, कि दोनों गलत है कि दोनों सही है। इस तरह से क्या आंसर आ रहा? दोनों सही है। देखो, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यानी जो अमेरिकन है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, और जो एस्किमो है वो अंग्रेजी नहीं बोलते। तो कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन होते तो अंग्रेजी बोलना पड़ता, और एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोल रहा, यानी कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। पहला तो सही हो गया। दूसरा, कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी बोलेगा तो वो अमेरिकन होगा, और अंग्रेजी बोलने वाले जो है वो कौन नहीं है? एस्किमो, क्योंकि एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोल रहे, यानी कि दोनों सही है। समझ में आया? देखो, उनमें अर्थ छिपा हुआ है, तो आपको कथन के आधार पे निष्कर्ष को समझना है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ये कई बार एग्जामों में आ चुका। देखिए, कथन है सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। मतलब सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। अब इसमें निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष है धन और खुशी का सीधा संबंध है। धन और खुशी का सीधा संबंध है। धन और खुशी का सीधा संबंध। फिर एक और है, धन से जीवन में खुशी आती है। धन से जीवन में खुशी आती है। धन से जीवन में खुशी आती है। ये सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका। हाँ, कुल बेटा क्या आ रहा है इसका? सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। पहला बताना है सही है कि गलत है। धन और खुशी का सीधा संबंध। फिर दूसरा है धन से जीवन में खुशी आती है। तो पहला वाला बताओ कि धन और खुशी का कैसा संबंध है? कैसा? सीधा। क्यों भाई? देखो, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश। यहाँ पे एक चीज से दूसरी चीज आ रही, कोई तीसरी चीज तो है नहीं, है कि धनी व्यक्ति
और खुश, केवल दो ही चीजें तो हैं अपने कथन में। इसका मतलब सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। इसका मतलब धन और खुशी का कैसा संबंध है? एक चीज से दूसरी चीज, कोई तीसरी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम कैसा संबंध बोलेंगे? सीधा संबंध बोलेंगे। सीधा संबंध एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह होता है कि एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ती, एक चीज घटाओ तो दूसरी चीज अपने आप घटती, तो उसे हम बोलते हैं सीधा संबंध। एक होता है उल्टा संबंध, जिसे आप रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम। जैसे चाल बढ़ाओ तो समय अपने आप कम होता है, तो इनमें उल्टा संबंध कहलाता है कि एक चीज हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज अपने आप कम हो रही। चाल बढ़ा रहे तो समय कम हो रहा, आप ज्यादा तेज भागो तो समय कम हो जाएगा, एक चीज बढ़ा रहे दूसरी चीज घट रही, तो ये उल्टा संबंध कहलाता है। सीधा संबंध का होगा एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरी चीज बढ़ रही। मेहनत कर रहे ज्यादा पैसा आ रहा है, कैसा संबंध हुआ? सीधा संबंध हुआ। तो यहाँ पे धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो दोनों में कैसा संबंध है? धन और खुशी का सीधा संबंध है। दूसरा बताओ सही है कि गलत? धन से जीवन में खुशी आती है, सही कि गलत? सही है, धन से जीवन में खुशी आती है, क्योंकि कथन में तो यही बोल रहा ना कि सभी धनी व्यक्ति खुश रहते। इसका मतलब धन से जीवन में क्या आ रही? खुशी। दूसरा सही है, इसका मतलब इसके दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अब सेम सवाल दे रहे हैं, अब सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से करना। भारत में कथन है भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। तो भारत में जो निरक्षरता है वो मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। उसमें देखो सीधा संबंध था। अब इसमें हमें समझना है कि सीधा है कि नहीं है। पहला निष्कर्ष है आर्थिक विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। आर्थिक विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। इसमें दूसरा निष्कर्ष है भारत का आर्थिक विकास मंद है। भारत का आर्थिक विकास मंद है। लगाइए। देखो भारत में निरक्षरता मतलब अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं है जो, भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मूल कारण है। मूल कारण का मतलब होता है एक बड़ा कारण, फिर मुख्य कह सकते हैं, मुख्य यानी मूल, एक बड़ा कारण। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कारण हो सकते, और भी छोटे छोटे कारण। तो भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है, यानी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जैसे जनसंख्या है,
और भी कारण भी हो सकते कि लोग शिक्षित नहीं है, तो ये तो निरक्षरता में आ गया। जनसंख्या भी हो सकती, और भी कारण हो सकते। तो यहाँ पे आर्थिक विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है क्या? सीधा है? सीधा नहीं है। सीधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अलावा और भी है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि धन से जीवन में खुशी आ रही थी, तो धन के अलावा और कुछ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी है। ये तो एक बड़ा कारण है, इसके अलावा और भी कारण है, इसलिए यहाँ पे सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें सीधा संबंध नहीं है क्योंकि वो मूल कारण की बात कर रहा है। तो ये पहला वाला कैसा हो गया? गलत है। अब भारत का आर्थिक विकास कैसा है? मंद है। तो वो तो क्वेश्चन में ही बोल रहा कि भारत का आर्थिक विकास कैसा है? मंद है। तो ये दूसरा वाला सही है। समझ में है? नोट कर लीजिए। ये सब क्या है? थ्योरी वाले चैप्टर है। इनमें तो जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना समझ में आएगा। कोई फॉर्मूले नहीं है इनमें, आपको केवल उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है उसे समझना है, पहचानना है। लेकिन निरक्षरता जबकि बड़े ही नहीं ज्यादा आपके संबंध को सब्सिडी भी बताती नहीं, निरक्षरता का प्रभाव तो पड़ रहा, लेकिन इसके अलावा और भी कारण है, तो सीधा संबंध नहीं कह सकते हम। इसके अलावा जैसे इसने यहाँ पे क्या बोला? मूल कारण। कैसा कारण? यानी ये एक बड़ा कारण है, इसके अलावा छोटे छोटे भी कारण होते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को एक बड़ी बीमारी हो गई, तो उसके मरने का एक कारण तो है ही, उसके साथ साथ उसे शुगर भी है, हाई बीपी भी है, तो ये भी तो कुछ प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? वरना उसकी वो बीमारी सही नहीं हो जाती अगर ये छोटी बीमारियां नहीं होती। क्यों भाई? एक बड़ी बीमारी तो है ही जो उसे खाए जा रही, लेकिन उसके अलावा उसे शुगर बीपी ये भी है, तो ये अन्य कारण हो गए। इसका मतलब मूल कारण ये था, तो इसे हम सीधा संबंध नहीं कहेंगे। मूल नहीं होता, केवल इतना लिखा होता भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का कारण है, तो फिर सीधा संबंध है। जैसे धन से जीवन में खुशी आ रही थी और खुशी किसी चीज से मिल ही नहीं रही, केवल धन से, तो वहां सीधा संबंध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी में अभी पूछा गया था, सी सेट के पेपर का क्वेश्चन है ये। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कुछ कॉमेडी। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा, ठीक है भाई, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी, और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा तर्क सही है? इस घटना के संबंध में कौन सा तर्क सही है? अब हमें क्या बताना है इसमें? तर्क। कौन सा तर्क सही है, यानी कि तर्क की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा तर्क। अब हम इसमें कुछ तर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहला है, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, ठीक है। पहला तो ये है, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। फिर दूसरा है, कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं।
फिर एक और दिया, यह एक दुर्घटना है, यह एक दुर्घटना है, यह एक दुर्घटना है। और दूसरा है, यह एक संयोग है, यह एक संयोग है। इसमें से एक तर्क सही है, आपको उस तर्क को बताना है। कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और खजूर नीचे गिर पड़ी, कौन सा तर्क सही है? कौवा खजूर के पेड़ पे बैठा और खजूर नीचे गिर गई। अब कौवा अगर नहीं बैठता तो क्या गिरती? खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, अगर नहीं बैठता तो गिरता क्या? खजूर। बताओ भाई, तो पहला सही है कि गलत? क्यों? सही लगा पहला। अच्छा, पक के गिर जाती है। मान लो अभी कौवा गिर गया, ये कौवा बैठ गया, एक कौवा खजूर के पेड़ पे बैठा और खजूर नीचे गिर गई, तो क्या मतलब है? हाँ, तो उसी के अनुसार बताना है। पहला सही है। देखो अब इसमें हमें तर्क प्रबल तर्क कौन सा? तो जैसे कौवा खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, ये तो है गलत। अब कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और खजूर नीचे गिर पड़ी, ये एक संयोग हुआ। जैसे आप बेंच पर बैठे और बेंच टूट गई, तो आपने तोड़ दी क्या? वो तो टूटनी थी, कोई दूसरा बैठता तो टूटती, दूसरा बैठता तो टूटती, वो तो एक क्या हुआ? संयोग हो गया कि उसी टाइम पे आप बैठे और बेंच टूट गई, 500 आपके कट गए। और तो ये क्या था? एक संयोग। दुर्घटना क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल, कि फल पकेगा तो नीचे गिरेगा। कब तक टंगा रहेगा पेड़ पे? तभी तो गिरेगा ना नीचे, तो पकने के बाद ही फल नीचे गिरता अपने आप। तो ये एक दुर्घटना मतलब बुरी घटना, बुरी घटना नहीं है, ये तो एक नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक घटना है ये। तीसरा गलत। अब कौवे कभी कभी बैठते हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं था उससे, इसका मतलब कौन सा तर्क सही है? चौथा वाला, कि यह एक संयोग है। यह क्या है? एक संयोग है। समझ में आया? क्यों? बात तो एक ही है, हमने बताया था आपको। पूर्वानुमान व्यक्ति के अपने सोचने विचारने का तरीका, पूर्वानुमान। फिर निष्कर्ष, ये सब हैं तो स्टेटमेंट के ही भाग। तर्क, ये सब किसमें निहित है? कथन में। ये सब किसमें है? कथन में। उसी के आधार पे अब पूर्वानुमान, हम काम करने के पहले सोच रहे हैं तो वो पूर्वानुमान हो गया। निष्कर्ष, काम करने के बाद जो परिणाम आ गया निष्कर्ष। तर्क यानी कि कौन सी बात इसमें ज्यादा उचित है, तो वो तर्क में आ गया। फिर इसके बाद आ जाएगी कार्रवाई। कार्रवाई यानी कि घटना का समाधान। अब जैसे कोई घटना घट गई, मान लीजिए, अब अगर वो जटिल घटना है, जटिल मतलब कोई एक बड़ी गंभीर समस्या है, तो उसका तुरंत आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर मान लो कोई सामान्य घटना है तो उसे आप थोड़ा समय लेके भी कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये सब कथन से ही है, कथन से। तो स्टेटमेंट के भाग हैं ये सारे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। कथन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आधार पे हमें
निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष पहला है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ये पहला निष्कर्ष है। फिर दूसरा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। चलिए भाई सॉल्व करिए जल्दी से। तो यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर निष्कर्ष है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। हाँ जी बताओ कौन सा? पहला, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वही चीज है जो अभी हमने समझाई थी। ये क्या है? यदि, निश्चित नहीं है। यदि वह बुद्धिमान है, निश्चित नहीं है, यदि, तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। पहला सही है। दूसरा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। सही कि गलत? जल्दी बताओ, तुम बताओ। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, गलत है। अगर मान लो वो मूर्ख हुआ, अगर मान लो वो मूर्ख हुआ, यहाँ भी क्या है? यदि बुद्धिमान है तो पास होगा, और अगर मूर्ख है तो फेल होगा। इसका मतलब यहाँ भी तो वो कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, निश्चित कह रहा है, तो निश्चित नहीं है क्योंकि कंडीशन लगी है। तो ये दूसरा वाला गलत। समझ में आ रहा भाई? तो ये जो टॉपिक है समझने वाले टॉपिक है, इसमें व्यक्ति की अपनी सोचने की क्षमता है, कोई फॉर्मूले नहीं है। इनमें तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना सीखोगे। समझ रहे? अगला क्वेश्चन लिखो। तो इन्हें आप घर पे दोबारा लगाना इन क्वेश्चनों को, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन ये आपका पीसीएस में पूछा गया था। कथन है, तो बार बार ऊपर नीचे उतरो चढ़ो, पैर इसी में दर्द करने लगे। ये नीचे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, क्वेश्चन है, धार्मिक विचारों वाले, हाइट कम है ना इसलिए नीचे उठाए हैं जैक लगा के। धार्मिक विचारों वाले, कथन है, धार्मिक विचारों वाले और धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। धोखा नहीं देंगे। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। सही है बात? क्यों है? तो फिर आसाराम बापू जी क्यों अंदर है? ईश्वर से नहीं डरते। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। अब इसके आधार पे हमें बताना है। तो पहला है धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं। धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं। फिर दूसरा है, धर्म सब गुणों को विकसित करता है।
धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। हाँ, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। तो इस कथन को थोड़ा ध्यान से देखो पहले कि वो क्या कह रहा। फिर वो कह रहा है कि धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं और धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। हाँ जी, ध्यान से बात को समझना है कि उसमें क्या छिपा हुआ है, उसके आधार पे ही फिर आप निष्कर्ष बताएंगे। तो हमें इसमें बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। एक एक करके देखो। पहला वाला, धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं, सही कि गलत? सही है। क्यों गलत है बताओ? सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि नास्तिक लोग भी धोखा देंगे। हमें किसके आधार पे देखना है? कथन के आधार पे। कथन के आधार पे। कथन में किसकी बात हो रही? धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले। अब नास्तिक जो हैं वो ईश्वर से नहीं डरते, तो इस क्वेश्चन में बात किससे हो रही? ईश्वर से डरने वाले। तो इनकी बात तो नहीं हो रही ना, तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि इसकी बात हो ही नहीं रही। तो धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं, तो नास्तिक की बात हो रही क्या उसमें? किसकी बात हो रही? देखो, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले। तो जो ईश्वर से डरता है वो नास्तिक नहीं कहलाता। ईश्वर से जो डरता है वो ईश्वर का भक्त होता है, तभी वो भगवान से डर रहा है। और जो नास्तिक लोग होते हैं वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो फिर डरेंगे क्यों? है कि नहीं? और कथन में, सॉरी, ये निष्कर्ष था। ये निष्कर्ष में क्या कह रहा? निष्कर्ष में कि धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं, जबकि नास्तिक की बात हो ही नहीं रही, यानी पहला वाला गलत है। अब धार्मिक विचारों वाले जो लोग हैं और ईश्वर से डरने वाले लोग हैं जो, वो धोखा नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म से क्या होता है? धर्म से सद्गुण आते हैं। जो धर्म मानता है उसके अंदर क्या होता? अच्छे विचार आ जाते हैं। इसका मतलब धर्म से सद्गुण आते हैं, और धर्म सद्गुणों को क्या कर रहा? विकसित। इसीलिए तो वो कह रहा कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि धर्म से उनके अंदर क्या हो गया? सद्गुण आ गए। समझ में आया? तो कौन सा सही है? दूसरा सही है, पहला बात समझ में आ रही ना? तो जब सहमत है सभी तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, अगला लिखो। चलो देखो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, बहुत आसान सवाल है। चलो पता है, कथन है सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे अरविंद केजरीवाल, क्यों भैया? हाँ, पकड़े गए। सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए। सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए। राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। ठीक है, अब लिखो निष्कर्ष। राम और गोपाल दोषी थे। राम और गोपाल दोषी थे।
दोषी थे। दूसरा है राम और गोपाल राजनीतिक नहीं थे। राम और गोपाल राजनीतिक नहीं थे। और भी है, सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं। फिर एक और है, सभी राजनीतिक दोषी हैं। सभी राजनीतिक दोषी है। इसे ध्यान से करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, इतनी जल्दी हल नहीं हो जाएगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। देखो एक एक शब्द का खेल है यहाँ पे। सभी कौन से लोग? दोषी। जो दोषी होगा उसे गिरफ्तार करेंगे। और जो दोषी में कौन है? राजनीतिक। राजनीतिक में भी क्या होना चाहिए? दोषी। ऐसा नहीं राजनीतिक अकेला है और तुम उसे पकड़ लो, नहीं, राजनीतिक भी कैसा होना चाहिए? दोषी, तब उसे गिरफ्तार करेंगे। अब राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल है, इसका मतलब राम दोषी भी है और राजनीतिक भी है। अब देखो यहाँ पे राम और गोपाल कैसे हैं? दोषी, इसीलिए तो पकड़े गए। दूसरा, राम और गोपाल राजनीतिक, जबकि राजनीतिक। दूसरा, सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं। सभी राजनीतिक। सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? देखो सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं भैया, दोषी नहीं है। इसमें दोषी कहाँ है? सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं, दोषी भी तो होना चाहिए उसमें। सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार हैं। अब जो गिरफ्तार हैं, अरे तो यहाँ पे बात किसकी आ गई? सभी की। सभी आ गई, जबकि उसमें दोषी भी तो होना चाहिए, यानी कि तीसरा वाला कैसा है? गलत है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिक हैं। अब मान लो उसमें कुछ व्यक्ति और भी हो सकते, दोषी तो होना चाहिए। सभी राजनीतिक दोषी हैं, ये भी कैसा है? गलत है। सभी राजनीतिक दोषी थोड़ी ना है, जिनने अपराध किया है वही दोषी कहलाएंगे उसमें। तो यहाँ पे बात किसकी है? सभी। तो यहाँ पे दोषी और राजनीतिक दोनों चीजें एक साथ आ रही, तो इनमें से एक ही सही था, पहला वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। कथन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कथन है, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं। कथन है, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं, यानी कि बिल्कुल टैलेंटेड, होशियार। मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं। फिर दूसरा है, सरला मेधावी नहीं है। सरला मेधावी नहीं है, ठीक है। अब हमें जो निष्कर्ष दे रहा है, इनमें से एक सही है केवल। कौन सा सही है वो बताना है। सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। सरला को कठिन परिश्रम करना
चाहिए। क्यों भाई, सही है। दूसरा, सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। तीसरा है, कुछ छात्र मेधावी नहीं होते। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते। एक और है, अमेधावी छात्र छात्र नहीं होते। अमेधावी छात्र छात्र नहीं होते। ये तो गलत है भाई, जो कमजोर है वो छात्र तो है, कमजोर है तो मेहनत करेगा। हाँ, इनमें से एक बताना है, केवल एक सही है। जैन साहब है तो होशियार तो है, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। और फिर मेरी कक्षा के छात्र हैं, तो मेरी कक्षा के सभी छात्र कैसे हैं? मेधावी हैं। तभी तो जैन साहब ने पहले आंसर बोल दिया। सरला को कठिन परिश्रम, ये तो गलत है। सरला मेधावी नहीं है और मेरी कक्षा के जितने भी छात्र हैं सभी मेधावी हैं। इसका मतलब सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, और ये दो वैसे भी गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसका कुछ छात्र मेधावी नहीं होते। हाँ, ये सही बात है। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते। ये तो इनमें से एक बताना है बंधु के बाद, जैसे चार ऑप्शन है ना, ये एक सही, इनमें से एक सही बताना, कोई सा भी। कोई एक बताना। हाँ, चार ऑप्शन में ऐसे हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, नहीं तो जैसे अगर नहीं हुआ दो सही हो जाते हैं। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते, तो सरला कुछ में आ जाती है। हाँ, तो इनमें से एक बताना था। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, कथन। चलो लास्ट है, कथन है 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। 60% जो सरकारी कर्मचारी हैं हड़ताल की। और इसमें एक और नीचे है, श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है। ये कोई व्यक्ति है, श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है। अब निष्कर्ष जो है, इनमें दो निष्कर्ष हैं, कौन सा सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत, इस तरह से वो कह रहा है। तो पहला है, गणेश ने हड़ताल की। गणेश ने हड़ताल की। दूसरा है, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। गणेश ने हड़ताल की। तो दूसरे में कह रहा, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब इसमें देखो ऑप्शन इस तरह से हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, कि दोनों गलत है। हाँ, 60% सरकारी ये सरकारी का 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है, बोलो पहला सही कि गलत। अब यहाँ पे गणेश सरकारी कर्मचारी है, तो जब हम यहाँ पे 100% बोलते तो गणेश आ जाता। अभी हमने यहाँ पे क्या बोला,
60%। तो 40% लोग में ये गणेश होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ पे गणेश के बारे में केवल हमें इतनी जानकारी है कि ये क्या है, सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। तो गणेश के बारे में ये जानकारी तो नहीं है कि इसने भाग लिया कि नहीं लिया, तो निश्चित है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों गलत है। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से आपने स्टेट फंड के इतने सारे भाग देखे, ठीक है। तो अगली का क्लास में फिर इसके आगे देखते हैं अपन लोग। चलिए, थैंक यू।